कार कच्चे रास्ते पर दौड़ रही थी। तकरीबन 1.5 मील तक तो जमीन सख्त थी, इसलिए कार आगे बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद रेतीला इलाका शुरू हो गया। यहाँ पहुंचकर कार की रफ्तार सुस्त हुई और बिलाखिर कार रुक गई। तहजीब ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्या बात है मिस्टर ओशील, आपने कार क्यों रोक दी? अभी हमारी मंजिल तो नहीं आई। ओशील ने भिन्ना कर कहा, अब क्या इसे हवाई जहाज बना दूं? इस रेत पर कार क्या खाक चलेगी? मैंने कहा, ऐसे मकामात पर कार चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है। ओशील मेरी तरफ पलटा, बोला, क्या बकवास है, रेत पर कार किसी तरह भी नहीं चल सकती। मैंने कहा, चल सकती है मिस्टर ओशील, अगर आप कहें तो मैं आपको अमली मुजाहिरा करके दिखा सकता हूँ। ओशील ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, आओ, और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। उसके साथ ही मैं भी कार से बाहर आ गया, लेकिन मैं अगली नशिस्त की तरफ बढ़ने की बजाय खुद उसकी तरफ बढ़ा था। उसने हैरत से मुझे देखा, लेकिन कबल इसके कि उसके मुंह से किसी किस्म की आवाज निकलती, मैंने उसके कोट की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। ओशील मिकाइल ने खौफ और गुस्से से मिले जुले लहजे में कहा, ये क्या बदतमीजी है? मैंने उसकी बात नजरअंदाज करके कहा, तुम बता सकते हो ओशील कि ये पिस्तौल तुम्हारी जेब में क्या कर रहा है? वो बोला, तुम मेरे साथ ये सलूक करने का कोई हक नहीं रखते। मैं इस पिस्तौल का मालिक हूँ, इसे जहाँ चाहूँ रखूँ। मैंने बड़े मजे से कहा, मैं बता सकता हूँ ओशील, दरअसल हमारे पास तुम्हें हलाक करने के लिए कोई हथियार नहीं था। ओशील ने दोनों हाथ सामने फैला कर कहा, नहीं, मुझसे मजाक मत करो, मुझे खौफजदा मत करो। मैंने कहा, अगर मुझे यकीन होता कि मैं तुम्हें इतना खौफजदा कर सकता हूँ कि तुम खौफ की ज्यादती से मर जाओगे, तो यकीन करो मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए कोई हथियार इस्तेमाल न करता। ओशील ने मुल्तजियाना अंदाज में तहजीब से कहा, जो कार से उतर आई थी, आप ही इसे समझाइए मैडम एक्स। तहजीब ने नासिहाना अंदाज में मुझसे कहा, बुरी बात है अली, किसी को कत्ल करने से कबल उसे खौफजदा करना बुरी बात है। याद रखो, नेक काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। ओशील खौफजदा लहजे में बोला, ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तहजीब ने नफरत से कहा, अपनी तरफ से तो तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी ओशील। अगर हमने अपने तहफ्फुज़ का बंदोबस्त न कर रखा होता तो क्या तुम हमें छोड़ देते? ओशील बोला, मैं अपने किए का खमियाजा भुगत चुका हूँ। जितनी बड़ी रकम मैंने अदा की है उतना तावान तो हुकूमतें भी अदा नहीं करती। मैंने कहा, तुम इसके लिए मजबूर हो गए थे ओशील। काश ये सब कुछ तुमने अपनी खुशी से कर लिया होता तो तुम्हें ये वक्त न देखना पड़ता। ओशील मिकाइल ने पैंतरा बदला, बोला, मुझे कत्ल करके तुम लोग बच नहीं सकोगे। तहजीब बोली, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी ओशील, इसीलिए तो हम तुम्हें तन्हा यहाँ लाए हैं। उसने धमकी दी, बोला, पेरिस की पुलिस मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना जवाब नहीं रखती। मैं इस्तेज़ाई अंदाज में हंस पड़ा, कहा, फ्रांस के सीक्रेट एजेंटों की आंखों में धूल झोंक कर तो हमने फॉर्मूले उड़ाए हैं, अब पुलिस से भी दो हाथ हो जाएंगे। ओशील गिड़गिड़ाया, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मेरी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने पिस्तौल लहराते हुए कहा, तुम इंतहाई अहमक आदमी हो ओशील, अपना आला कत्ल अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे। तुम जैसे अहमक से हमें कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। वो बोला, अगर तुम्हें मजीद रकम दरकार है तो मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ। उसने हमें लालच देने की कोशिश की। मैंने हंसकर कहा, हम बहुत बेवकूफ लोग हैं ओशील, कनात पसंद भी हैं, इसलिए जो थोड़ी बहुत रकम हाथ लग गई है उसी पर इक्तिफा कर लेंगे। ओशील खिखियाया, बोला, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी से मत खेलो। मैं दांत पीस कर बोला, सुनो मक्कार यहूदी, मौत तुम्हारा मुकद्दर हो चुकी है, अब किसी भी हरबे से तुम मौत से नहीं बच सकोगे। अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करो। ओशील रो देने वाले अंदाज में बोला, मैडम एक्स, तुम तो कह रही थी कि ग्रीन पोल अपनी दयानतदारी के लिए मशहूर है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इसी को दयानतदारी कहते हैं। मैंने भारी आवाज में कहा, मैडम ठीक कह रही थी ओशील, ग्रीन पोल वाकई अपनी दयानतदारी के लिए मशहूर है, लेकिन अब मैडम एक्स ग्रीन पोल की मेंबर नहीं है, अब वो अली ग्रुप की सरबराह हैं। ओशील ने अली ग्रुप की टांग तोड़ दी, बोला, अली ग्रुप, ये भी तो ग्रीन पोल की कोई शाख होगी। मैंने कहा, नहीं, ये यहूदियों की शामत आमाल है और बदकिस्मती से तुम भी यहूदी हो। ओशील ने अटक अटक कर कहा, यहूदियों की शामत आमाल? मैं इस बात का मतलब नहीं समझा। मैंने कहा, इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा। कभी अली यार खान का नाम सुना है? यूं महसूस हुआ जैसे ओशील मिकाइल को किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। बोला, वही अली यार खान? मैंने कहा, हाँ, मैं वही अली यार खान हूँ जो इसराइल के वजूद के लिए उसी तरह खतरा बनकर रह गया है जिस तरह खुद इसराइल का वजूद फलस्तीनियों के लिए। जिस ग्रुप की खिदमत तुमने हासिल की थी वो तंजीम आज़ादी फलस्तीन की एक शाख है जिसे तहजीब मेलकम एक्स ने मेरे नाम पर कायम किया है। तुमसे जो रकम वसूल की गई है वो तुम्हारे नाम निहाद इसराइल के खिलाफ सर्फ की जाएगी। बैरूत के कैंपों में बेजारो मददगार पड़े हुए फलस्तीनी
तुम्हारी इस दौलत के ज्यादा मुस्तहिक हैं। ओशील मिकाइल, जिस दौलत पर तुम सांप बने बैठे हो, कभी उन कैंपों की हालत इज़हार जानने की जरूरत भी महसूस की है? उन लोगों के पास पहनने को कपड़े और खाने को खुराक तक नहीं, उन्हें बेघर कर दिया गया है। दूध पीते बच्चे भूख की वजह से बिलक बिलक कर मर जाते हैं। माओ की छातियों से दूध खुश्क हो चुका है। ऊपर से इसराइली फौज के मजालिम हैं, और उस पर सितम यहूदी लॉबी का ये प्रोपेगेंडा है कि इसराइल गासिब नहीं, मजलूम को जालिम साबित किया जा रहा है और जालिम मजलूम बना हुआ है। बैनुल अक़वामी प्रेस पर यहूदियों का कब्जा है, आलमी मईशत पर यहूदियों का कंट्रोल है, लेकिन मजलूम फलस्तीनी बेहतरीन असलहे से लैस इसराइली फौज के सामने अपने हुकूक के लिए सीना सुपर हैं। उनके पास हथियार नहीं है, लेकिन उनके हौसले जवान हैं। तुम अंदाजा कर सकते हो ओशील के वो सिर्फ पत्थरों के सहारे अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। ये सिर्फ उनका जज्बा है, हक की जिद्दोजहद है, जिसके बायस उन्होंने आज तक हथियार नहीं फेंके। तुम लोग अपनी तमाम तर ताकत और वसाइल के बावजूद उनकी आवाज नहीं दबा सके और न दबा सकोगे। आखिर फतह हक की होकर रहेगी। ताकत के जिस जोम में तुम लोग मुब्तला हो वो बहुत जल्द टूट जाएगा। तुम लोगों को फलस्तीन की सरजमीन छोड़कर निकलना पड़ेगा, और याद रखो कि जब तक एक फलस्तीनी भी जिंदा है उस वक्त तक अली यार खान भी उनकी जिद्दोजहद में शरीक रहेगा, खा वो कहीं भी हो, उनके मफादात के लिए लड़ता रहेगा। ओशील मिकाइल फटी फटी सी आंखों से मुझे देख रहा था। उसने हिज़ियानी अंदाज में कहा, लेकिन मेरा क्या कसूर है? क्या मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं यहूदी हूँ? तुम इसी जुर्म की बिना पर मुझे मार डालोगे? मैं तो इसराइल में रहता भी नहीं। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, बकवास मत करो ओशील, तुम अली यार खान की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। जितने करीब से मैंने यहूदियों को देखा है, कम लोगों ने देखा होगा। अगर तुम इसराइल में नहीं रहते तो क्या हुआ? इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम इसराइल के खिलाफ हो। मुझे मालूम है ओशील के दुनिया भर के दौलतमंद यहूदी इसराइल की बका के लिए उसकी माली इमदाद करते रहते हैं। तुम लोगों की इस दौलत पर इसराइल से ज्यादा मजलूम फलस्तीनियों का हक है। मैंने यहूदियों की नाजायज दौलत का सही मसरफ तलाश कर लिया है। अब ये दौलत इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगी। ओशील बोला, तुम मेरी सारी दौलत ले लो, मैं अपनी तमाम दौलत फलस्तीनियों के नाम कर दूंगा, इसराइल से नाता तोड़ लूंगा, तुम जो कहोगे वही करूंगा, मुझे प्लीज मत मारो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मेरा लगाया हुआ कहा बहुत तवील था। मैंने कहा, मौत को सामने देख कर तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं, तुम क्या चीज हो? वो बोला, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो, जो तुम कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ, तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैंने सफाकाना लहजे में कहा, तुमने अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान नहीं की ओशील, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। वो बोला, कौन सी ख्वाहिश? मैंने कहा, तुम्हारे बाद हारूत राबील का नंबर आएगा। तुम यही चाहते थे ना कि अमेरिका में असलहे की निजी सनत उसकी तहवील से निकल जाए। अब तुम्हारी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन अफसोस तुम उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैंने पिस्तौल वाला हाथ बुलंद किया। ओशील ने आखिरी लम्हों में मुझ पर झपटने की कोशिश की, मगर गोली उसके दिल में पैवस्त हो चुकी थी। वो कोई आवाज निकाले बगैर ही औंधे मुंह रेत पर गिर पड़ा। मैंने पिस्तौल ओशील की लाश पर फेंकते हुए कहा, आओ तहजीब, अब यहाँ से निकल चलें। जाहिर ने हमें पैदल वापस होते देख कर कहा, इस कार पर ही क्यों ना वापस चले चलें? मैंने कहा, पेरिस के लोगों के लिए ये जानी पहचानी कार होगी जाहिर, इसे इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक होगा। जाहिर ने पूछा, तो क्या हम शहर तक पैदल ही जाएंगे? मैंने कहा, नहीं जाहिर, शहर तक पैदल जाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ से शहर का फासला कम से कम 25 मील तो जरूर होगा। अगर हमने पैदल ही सफर करने की कोशिश की तो शाम हो जाएगी और हम शहर तक फिर भी नहीं पहुंच सकेंगे। वो बोला, लेकिन सवारी का इंतजाम होना भी तो नामुमकिन है, ये तो बिल्कुल ही वीराना है। तहजीब बोली, हमें सड़क तक तो पैदल ही चलना होगा, वहां से कोई ना कोई हमें लिफ्ट दे ही देगा। मैंने कहा, मेरे ख्याल में मुनासिब ये होगा कि हम तीनों अलहदा अलहदा सफर करें। अब हमारा एक साथ देखे जाना मुनासिब नहीं होगा। मेरी इस तजवीज पर अमल किया गया और हम तीनों मुख्तलिफ समतों में चल पड़े। ओशील मिकाइल से वसूल किए हुए कागजात मेरे पास महफूज थे। कोई 1 घंटे तक पैदल चलने के बाद मैं सड़क तक पहुंचा, जहां से मुझे एक कंपनी की गाड़ी में लिफ्ट मिल गई। वो गाड़ी किसी दूसरे शहर से आ रही थी और उसने मुझे पेरिस की एक सड़क पर उतार दिया। शहर में दाखिल होने के बाद होटल तक पहुंचना क्या मुश्किल था। मुझे फौरन ही एक टैक्सी मिल गई जिसने मुझे होटल पहुंचा दिया। तहजीब कमरे में मौजूद थी और नहा धोकर निखरी निखरी नजर आ रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई, बोली, बहुत देर की मेहरबान आते आते। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, देर आयद दुरुस्त आयद, और ओशील से वसूल शुदा कागजात उसे दे दिए। कहा, इन कागजात की हिफाजत बेहद जरूरी है, यही हमारी मेहनत का समर है। तहजीब ने कागजात लेते हुए कहा, पहले तुम नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। तवील अरसा हो गया सुकून से खाना खाए हुए भी।
दरवाजे की तरफ से बर्ड की आवाज सुनाई दी। बर्ड हाजिर हो सकता है चीफ। वो दरवाजे से कमरे में झांक रहा था। मैंने कहा आओ आओ बर्ड, बस मैं अभी तुम्हें बुलवाने ही वाला था। बर्ड ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा रहने दो चीफ, मुझे मालूम है ये सब मुंह देखे की बातें हैं। मैडम के सामने बर्ड बेचारे की क्या औकात। मैंने कहा मुझे एहसास है बर्ड कि हमारी वजह से तुम्हें खासी जहनी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। वो बोला 3 दिनों से रातों की नींदें हराम हो गई हैं। अगर इस वक्त मैडम और जाहिर न आ गए होते तो मैं उस कमबख्त ओशील मिकाइल के खिलाफ कोई कदम उठाने ही वाला था। मैंने कहा बुरी बात है बर्ड, मरे हुए लोगों को बुरा भला नहीं कहते। बर्ड चौंक कर तहजीब को देखने लगा। बोला ओह, लेकिन मुझे मैडम ने कुछ नहीं बताया। खैर बर्ड बेचारा इस काबिल ही कहाँ है कि उसे किसी बात में शरीक किया जाए। तहजीब ने कहा इतनी मोहलत ही कहाँ मिली, और फिर तुम्हें भी तो चीफ के बारे में पूछने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। बर्ड झेंप गया। बोला बस क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। चीफ की शख्सियत में मालूम नहीं क्या बात है कि बर्ड को उनके बगैर बेकली सी महसूस होने लगती है। मैंने हाथ उठाकर कहा अच्छा बस, अब मैं भी जरा नहा धोकर ताजा दम होना चाहता हूँ। बकिया बातें खाने की मेज पर होंगी। बर्ड ने एक सर्द आह भरकर कहा किसे खबर कि अब कब मुलाकात होगी। मेरी ताजा तरीन महबूबा मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने बर्ड को घूरा। कहा 3 रोज से तो तुम हमारी फिक्र में घुले जा रहे थे, फिर ये नई महबूबा कहाँ से आ गई। बर्ड ने बुरा मानकर कहा अरे तो क्या अब मैं इश्क भी ना करूं। यही तो एक ऐसा काम है जो हर हाल में किया जा सकता है। मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे इश्क करने पर कदगन लगाए। और वो कुछ सुने बगैर पैर पटकता हुआ कमरे से निकल गया। कोई 1 घंटे बाद मैं तहजीब और जाहिर के साथ होटल के डाइनिंग हॉल की एक मेज पर बैठा था। खाने के दौरान गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। तहजीब ने कहा हमारे पहले मिशन की तकमील हो चुकी है अली, और इस मिशन में हमने गैर मुतवक्के कामयाबी हासिल की है। मैंने कहा गैर मुतवक्के गालिबन तुम इसलिए कह रही हो कि हमने ओशील मिकाइल से तयशुदा रकम से दुगनी रकम वसूल कर ली है। वो बोली हमारी कामयाबी हर लिहाज से गैर मुतवक्के साबित हुई है। फॉर्मूले भी गैर मुतवक्के तौर पर ही हमारे हाथ लगे, वरना डिफॉस्टर के साथ वो भी हमेशा के लिए दफन हो गए होते। जाहिर ने कहा अगर आदमी कोई नेक मकसद लेकर उठे तो उसे ऐसी ही गैर मुतवक्के कामयाबियां हासिल होती हैं। मैंने कहा किसी हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है जाहिर, लेकिन एक बुनियादी चीज और भी है जिसे हम तर्ज अमल का नाम दे सकते हैं। हम खा कितना ही नेक मकसद लेकर क्यों न उठे हों, अगर हमारा तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है तो या तो कामयाबी जरा मुश्किल से होगी, और ये भी मुमकिन है कि सिरे से कामयाबी हासिल ही न हो। जाहिर ने कहा आपकी बात वजाहत तलब है जनाब, बात पूरी तरह समझ में नहीं आ सकी। मैंने कहा मिसाल के तौर पर डिफॉस्टर का केस ही ले लो। फॉर्मूलों के हुसूल के लिए कई पार्टियां कोशां थीं, उन सब का तर्ज अमल जारहाना था। उन्होंने तशद्दुद की पॉलिसी अपनाई थी, उसके बरखिलाफ हमने मुख्तलिफ राह अपनाई। अगर हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले होते और हमने भी डिफॉस्टर पर तशद्दुद किया होता तो वो अपनी जान दे देता, मगर हमें फॉर्मूलों के बारे में कुछ न बताता। लेकिन महज हमारा हमदर्दाना रवैया देखकर उसने अज खुद ही हमें सब कुछ बता दिया। जाहिर ने कहा मैं समझ गया जनाब, लेकिन क्या इंसान का तर्ज अमल उसके बुनियादी मकासद के साथ मशरूत नहीं होता। मैंने कहा आम तौर पर तो ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी इसके बरक्स भी हो सकता है। तहजीब ने कहा खैर ये तो बहस तलब बात है, अब ये बताओ कि मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है। मैंने मुस्कुराकर कहा ये तो तय हो भी चुका, अब हमारा टारगेट अगला यहूदी होगा। तहजीब ने खुश होकर कहा यानी हारूत राबिल, असलहे का अरबपति अमरीकी ताजिर। मैंने कहा हाँ, अगर हमने उससे सरफ नजर कर दिया तो बड़ी बेइंसाफी हो जाएगी, और तुम्हें मालूम है कि मैं बेइंसाफी को सख्त नापसंद करता हूँ। तहजीब बोली मालूम नहीं उसके करतूत अभी तक अमरीका की हुकूमत के इल्म में आए या नहीं। मैंने कहा आए हों या न आए हों, हमारे लिए दोनों सूरतें ही फायदेमंद हैं। तहजीब ने पूछा वो किस तरह। मैंने कहा अगर हुकूमत अमरीका उसकी हरकतों से लाइल्म है तो हम उसे ब्लैकमेल कर सकेंगे, और अगर उसकी हरकतें तश्तज़बाम हो चुकी हैं तो भी वो उन फॉर्मूलों के हुसूल के लिए सरधड़ की बाजी लगा देगा। तहजीब बोली यानी ये बात तयशुदा है कि अब हमारी अगली मंजिल अमरीका और आइंदा शिकार हारूत राबिल होगा। मैंने कहा हाँ, हम यहाँ से अमरीका के लिए रवाना होंगे, वहां पहुंचकर हारूत राबिल से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और फॉर्मूले माँ डिफॉस्टर उसके हवाले करने की तजवीज पेश करेंगे। तहजीब ने पूछा इसके इवज हम उससे कितनी रकम का मुतालबा करेंगे। मैंने कहा कम से कम उतनी रकम तो होनी चाहिए जितनी हमने ओशील मिकाइल से वसूल की है। तहजीब ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। बोली ठीक है, लेकिन क्या उस रकम के इवज फॉर्मूले उसके हवाले कर दोगे। मैंने मानी खेज लहजे में कहा ये तो हमारी मर्जी पर मुनहसिर होगा, फॉर्मूले उसके हवाले न भी किए जाएं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तहजीब हंस पड़ी। बोली यही क्या कम होगा कि हम हुकूमत की निगाहों में उसे जलील नहीं होने देंगे।
मैंने ताज्जुब से कहा, सिर्फ जलील? अरे उसका पूरा कारोबार तबाह हो जाएगा, बिजली की कुर्सी अलग उसका मुकद्दर बनेगी। तहजीब बोली, जलील होने में ये सारी चीजें शामिल हैं अली। मैंने कहा, ओशील मिकाइल तो हमारे लिए बहुत तरने वाला साबित हुआ, लेकिन मेरा अंदाजा है कि हारूत राबील बहुत टेढ़ी खीर साबित होगा। तहजीब चटखारा लेकर बोली, तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तो इस प्रोग्राम पर कब से अमल दरामद शुरू कर रहे हो? मैंने कहा, फौरी तौर पर। हमारे पास जाया करने के लिए एक लम्हा भी नहीं है। तहजीब ने कहा, ठीक है अली, मैं बट को यहीं बुलवा लेती हूँ ताकि उसे जरूरी हिदायत दे दी जाएं। मैंने कहा, तुमने तो सब कुछ सुन ही लिया है जाहिर, इस मुहिम में तुम भी हमारे साथ शरीक हो गए। जाहिर बोला, मैं समझ रहा हूँ जनाब, जरूरत पड़ने पर मुझे फिर डी फॉस्टर का रोल अदा करना होगा। मैंने कहा, हाँ, अब तुम हमारे लिए उतने ही अहम होगे जितनी किसी अंधे के लिए उसकी लाठी अहम होती है। बट को बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो डाइनिंग हॉल में दाखिल होता नजर आया था, लेकिन तन्हा नहीं था। उसके हमरा एक फ्रांसीसी दोशीजा भी नजर आ रही थी। बर्ड किसी मुनासिब सी मेज की तलाश में निगाह दौड़ा रहा था कि हम उसे नजर आ गए। बर्ड ने हमें यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे उसके लिए हमारी कोई अहमियत न हो, या जैसे वो हमें जानता तक न हो। तहजीब ने गुस्सीले लहजे में मुझसे कहा, तुमने देखा कितनी बेरुखी से दूसरी मेज पर जाकर बैठ गया। मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ, इस वक्त वो मसरूफ है, हमें उससे इतना ज्यादा शाकी नहीं होना चाहिए। तहजीब हैरत से बोली, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? मैं ये हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा, बहुत कारामद आदमी है तहजीब, अगर फुर्सत के औकात में बेहुदगियां करता है तो हमारी सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है। तहजीब बोली, हमें उससे काम है और वो लॉर्ड साहब मसरूफ हैं, मैं अभी जाकर उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। तहजीब बड़े गुस्से के आलम में कुर्सी से उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठ जाओ तहजीब, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ। मैंने तहजीब को बिठा दिया और खुद उठकर बर्ड की मेज के करीब पहुंच गया। मेरी आमद पर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसके साथ ही भी चौंकी थी, लेकिन मैंने उन दोनों पर तवज्जो दिए बगैर बड़े इत्मीनान से एक कुर्सी खींची और बैठ गया। बर्ड ने फ्रांसीसी में बड़ी शाइस्तगी से कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचाना नहीं। वैसे बगैर इजाजत लिए किसी की मेज पर इस तरह बैठ जाना गैर इखलाकी हरकत है। मैंने अंग्रेजी में कहा, मैं तुमसे अखलाकियात पर लेक्चर लेने नहीं आया, लेकिन याद रखो अगर मैंने फ्रांसीसी बोलनी शुरू कर दी तो मेरा लहजा धमकी आमेज हो गया। बर्ड ने अपनी साथी से कहा, ओह, ये शख्स फ्रांसीसी नहीं जानता, गालिबन कोई गैर मुल्की है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इससे अंग्रेजी में दो चार बातें कर लूं। बर्ड की साथी ने सर को जुम्बिश दी, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर जमी रहीं। बर्ड ने मुझसे अंग्रेजी में कहा, ये फ्रांसीसी के अलावा और कोई जबान नहीं जानती चीफ, लेकिन तुम क्यों मेरा बेड़ा गर्क कर देने पर तुल गए हो? मैंने बेअतनाई से कहा, बेड़ा गर्क करने पर तुला होता तो इस वक्त फ्रांसीसी बोल रहा होता। मुझे इस वक्त तुमसे कुछ अहम बातें करनी है और गालिबन तुम्हें फुर्सत नहीं है। बर्ड बौखला गया, बोला, अरे तो क्या वो अहम बातें यहीं इस मेज पर करोगे? मैंने कहा, अगर तुम्हारी मसरूफियात तवील हैं तो मजबूरन यहीं करनी पड़ेंगी। बर्ड ने खिखिया कर कहा, बिल्कुल तवील नहीं है चीफ, ये मुलाजमत करती है, बड़ी मुश्किल से लंच टाइम में लेकर आया हूँ, बस मुझे 1 घंटे की इजाजत दे दो। मैंने उठते हुए कहा, 1 घंटे में कोई हर्ज नहीं है, 1 घंटे बाद मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने बर्ड को फ्रांसीसी में कहते सुना, सयाह है बेचारा, इसे ये गलत फहमी हो गई थी कि मैं कोई गाइड हूँ। मैं पलट कर देखे बगैर अपनी मेज पर वापस आ गया। मैंने तहजीब से कहा, उसने 1 घंटे की मोहलत तलब की है। तहजीब ने कहा, इसकी हरकतें बेहद तकलीफ दे हैं। वो अभी तक गुस्से में थी, बोली, इससे तो मैं अच्छी तरह निपटूंगी। मैंने हंसकर कहा, क्यों अपना खून जला रही हो? वो बहुत ढीठ आदमी है, उस पर किसी बात का असर नहीं होगा। अपने वादे के मुताबिक बर्ड ठीक 1 घंटे बाद मेरे पास पहुंच गया। कमरे में तहजीब और जाहिर भी मौजूद थे। मैंने कहा, बर्ड बैठो, तुम्हें मालूम है कि फ्रांस में हमारी आमद का मकसद पूरा हो चुका है और अब हमें अमेरिका रवाना होना है। उसने कमाल सादतमंदी से कहा, बर्ड के लिए क्या हुक्म है चीफ? बर्ड को तो बस हुक्म दिया करो। मैंने कहा, दरअसल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से रवानगी में ताखीर न होने पाए, जिस कदर जल्द हम यहाँ से निकल जाएं उतना ही अच्छा है। वो बोला, हम सब कानूनी तरीके से यहाँ आए थे चीफ, अब यहाँ से रवानगी हमारे लिए क्या मुश्किल है, बस किसी फ्लाइट में सीटें ही तो कंफर्म करवानी पड़ेंगी। मैंने कहा, ये काम भी जाहिर है तुम ही करोगे या ये काम किसी और से करवाया जाए? बर्ड ने कहा, बर्ड के होते हुए किसी और को जहमत देने की क्या जरूरत है चीफ, मैं कल ही किसी फ्लाइट में सीटें बुक करवा लेता हूँ। हम लोग मुतमईन हो गए। बर्ड के सुपुर्द कोई काम करने के बाद मुतमईन ही हुआ जा सकता था। दिन का बकिया हिस्सा सुकून से गुजरा, कोई गैर मामूली बात ना हुई। हम लोग रात के खाने के बाद सो गए थे।